Hello guys, welcome to Mangliks Institute of Biology MIB मेरठ। लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस की वजह से, तो ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे CSR में आते रहते हैं। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है इसका पेडिग्री एनालिसिस। एक ऐसा टॉपिक जिस पे ज़्यादातर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है, डाउट्स रहते हैं। बहुत लोग CSR में करते भी नहीं पेडिग्री के क्वेश्चंस। बहुत लोग करते हैं तो वो कोई ट्रिक्स वगैरह जो देखी होगी कहीं पे या कहीं पढ़ी होगी उनके बेसिस पे करने का ट्राई करते हैं। तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। मैं किसी भी तरीके की ट्रिक्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बकवास है। केवल कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, अच्छे से देखेंगे और बड़ा सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, पेडिग्री फिर ऐसा आएगा कि क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। तो पहली बात तो पेडिग्री एनालिसिस करते क्यों हैं? पहले के टाइम में जब हमारे पास में कोई मॉलिक्यूलर टेक्निक्स थी नहीं, DNA वगैरह के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं थे, और जानते भी थे तो उनको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल था। तो अगर किसी भी ट्रेट को हम लोग चाहते थे या किसी डिसऑर्डर को हम देखना चाहते थे कि ये किस वजह से हो रहा है, यानी कि इसके जीन्स ऑटोसोम्स पे हैं या इसके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे हैं, या इसका पैटर्न क्या है कि ये डोमिनेंट एलील की वजह से हो रहा है या रिसेसिव एलील की वजह से, यानी कि इस डिसऑर्डर या इस ट्रेट का जो इनहेरिटेंस है उसका पैटर्न क्या है। पेडिग्री एनालिसिस में ऐसा नहीं केवल हम डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीज़ को ही पढ़ते हैं, हम किसी भी ट्रेट, किसी भी कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। वो बात अलग है कि हमारे लेवल पे हमसे लगातार हमेशा जेनेटिक डिसीज़ ही पूछी जाती हैं कि इस पेडिग्री को देखकर बताएं कि ये डिसीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड है, जो भी है। तो पेडिग्री एनालिसिस करते हैं हम इसलिए कि हम किसी कैरेक्टर, किसी ट्रेट या किसी डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसीज़ का हम लोग एक इनहेरिटेंस पैटर्न पता कर सकें। तो इसलिए हम करते हैं पेडिग्री का एनालिसिस, यानी कि एक फैमिली ट्री बनाते हैं, फैमिली डायग्राम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। उसमें हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये कैरेक्टर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका पैटर्न बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का मूवमेंट क्या हो रहा है, कि कहाँ पर है, ऑटोसोम्स पे, सेक्स क्रोमोसोम पे, या फिर एलील डोमिनेंट है जिसकी वजह से डिसीज़ हो रही है, या फिर एलील रिसेसिव है। इतना सब पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ चार्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लिया ये फादर है, ये मदर है, इनके कुछ प्रोजेनी हुए, मान लिया सन हुआ, डॉटर हुई। किस में क्या ट्रेट आ रहा है, किस में क्या डिजीज़ है, किस में क्या डिजीज़ नहीं है, फादर में थी या मदर में नहीं थी, वो जो कुछ भी है। इस तरीके से हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें 4-5 जनरेशन पे जाना पड़े तो हम क्या बात करेंगे, सन, उसके फादर मदर, फिर उनके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, फिर उनके ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर। तो हम इतना सारा लिख नहीं सकते। तो कुछ सिंबल्स बना दिए गए जो रिप्रेजेंट करते हैं हर किसी के लिए, सबका अलग अलग मतलब है। तो जहाँ भी, जो भी, कहीं भी यूज़ करेगा वो इन सिंबल्स को यूज़ करेगा। तो पेडिग्री को पढ़ना काफ़ी आसान हो गया है उस वजह से। सिंबल क्या क्या है? अगर आपको सिंबल दिखता है ये एक स्क्वायर, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसी मेल की। अगर दिखता है सर्कल तो हम बात कर रहे हैं किसी फीमेल की। अगर ऐसा हो कि
स्क्वायर या सर्कल को उसने फिल कर रखा हो, तो इसका मतलब क्या है कि उनमें वो डिसऑर्डर है या वो ट्रेट प्रेजेंट है। एक आता है कि अगर इस टाइप का कुछ दिख जाए, डायमंड शेप, इसका मतलब क्या है कि हमें इस जो ये इंडिविजुअल है, हमें इसका सेक्स नहीं पता। यानी कि किसी ने बोला कि 4 जनरेशन हम इस फैमिली की पढ़ रहे हैं, इसमें जो उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके 10 या 8 जो भी बच्चे रहे थे, उनमें से हमें पता है कि 7 बच्चे लड़की थी। अब एक बच्चा लड़का है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, ये है कि हाँ वो था, लेकिन कौन था ये पता नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर हमें डाउट है, हमें पता नहीं कि उस इंडिविजुअल का सेक्स क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको डायमंड शेप से इसको हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक। अब अगर हम इस सिनेरियो को देखें, मेल और फीमेल में मैरिज हो रही है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि मान लिया ये एक कोई मेल है, मान लिया कोई फीमेल है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है मैरिज को। ठीक। अब अगर इनके मान लिया कोई प्रोजेनी हुए, बच्चे हुए, तो उनके लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम ये वर्टिकल लाइन। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं इनके प्रोजेनी को। अब प्रोजेनी अगर मेल है कोई तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, फीमेल है तो ये मान लिया तीसरा बच्चा इनका मेल था, तो यानी कि ये फादर, ये मदर, इनकी मैरिज हुई, उसके बाद जो प्रोजेनी डेवलप हुई उसमें 3 प्रोजेनी है, एक मेल, एक फीमेल, एक मेल, यानी कि 2 मेल, यानी कि 2 सन और एक डॉटर। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये रिप्रेजेंट करती है सिबलिंग्स को कनेक्ट करने के लिए काम आती है, तो इसको हम बोलते हैं सिबशिप लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है, सिप शिप लाइन। ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई फीमेल है और इसको हमने इसे कट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडिविजुअल है इसकी डेथ हो चुकी है। अगर ये देखा जाए कि मान लिया कि ये कोई फीमेल है इंडिविजुअल और इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट बनाया हुआ है, इसका मतलब ये कैरियर है। लेकिन हमारे लेवल पे कभी भी कैरियर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, वो सिंपली इसको नॉर्मल रिप्रेजेंट करेगा जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर किसी कैटेगरी में मैं ऐसा सिंबल नहीं देख रहा तो हम उसको कैरियर नहीं मानेंगे। नॉर्मल ऐसा दिखेगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो कैरियर है या कैरियर नहीं है। ठीक है। ये है बहुत बेसिक सिंबल्स। ठीक है। अब क्योंकि हमें पढ़ने जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हमसे पूछा ये जाता है कि ये डिसऑर्डर के बारे में बताओ पेडिग्री पढ़ के कि ये डिसऑर्डर कैसा है। तो अगर हम बात करें स्पेशली जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो क्लासिक होंगे या वो नॉन क्लासिक होंगे। ठीक है। जो क्लासिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये फॉलो करते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, यानी कि जो मेंडल ने बताया था इनहेरिटेंस का पैटर्न, ये उसको फॉलो करते हैं। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं, या ये सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं, या फिर ये सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं। सेक्स लिंक्ड का मतलब कि इनका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास में 2 हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक एक्स और एक वाई। अब अगर एक्स पे प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड, अगर हम वाई पे प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे वाई लिंक्ड। अब एक्स लिंक्ड में भी 2 कंडीशन हो सकती हैं कि या तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा या एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। ठीक है।
तो क्लासिकल वो होंगे जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज आ सकती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव आएंगी, इसमें सेक्स लिंक्ड आएंगी। सेक्स लिंक्ड में भी वो डिसीज जिनके जीन एक्स पे हैं या वाई पे, दोनों पे, यानी कि एक्स पे तो एक्स लिंक्ड, वाई है तो वाई लिंक्ड डिसीज। एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट हो सकती है और रिसेसिव हो सकती है, आगे समझ में आ जाएगा। नॉन क्लासिक में जो जीन्स हैं वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और इसका एग्जाम्पल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है CSR में भी, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जीन है उनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिक, क्योंकि ये मेंडल्स के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस शो नहीं करते हैं। समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब अगर हमें पढ़ना है पेडिग्री तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज जीन्स या एलील के बारे में भी होनी चाहिए, ठीक। तो पहले थोड़ी सी बात कर रहे हैं जीन की। जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं अपने क्लासरूम प्रोग्राम में, इंस्टीट्यूट में, MIB, तो जेनेटिक्स पूरा डिटेल में पढ़ाई जाता है, लेकिन यहाँ पे जीन्स के बारे में थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए, वरना पेडिग्री समझ में नहीं आएगा इतनी इजीली। तो जीन्स क्या है? जीन्स नॉर्मली कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA का एक सीक्वेंस है विच ट्रांसक्राइब्ड, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि जो RNA बनाता है, mRNA बनाता है, प्रोटीन बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग जीन। बहुत कई जगह बोला जाता है कि जीन का फंक्शनल पार्ट है DNA का जीन, तो नॉर्मली जीन कुछ नहीं है, DNA का एक ऐसा सीक्वेंस है जो, अगर मान लिया ये DNA है रफली, तो अगर मान लिया इसका ये पार्ट कोई mRNA बना रहा है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये पार्ट है एक जीन। कोई भी ऐसा पार्ट DNA का वो पार्ट जो mRNA बना रहा है, या वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो ट्रांसक्राइब हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं जीन। अब क्योंकि ह्यूमन बीइंग है डिप्लॉयड, यानी कि हमारे पास में हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी प्रेजेंट है, हमारे पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और हमारे पास में जीन्स की भी 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट हैं मोस्टली। अगर हम ब्लड ग्रुप सिस्टम को छोड़ दें जहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म का केस आता है, वरना हमारे पास में हर एक जीन के लिए 2 कॉपी प्रेजेंट हैं। मान लिया हम लोग बात कर रहे हैं एक जीन A की, ये जीन A है, तो इसकी 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकती हैं, या तो कैपिटल A या स्मॉल a, यानी क्या, तो डोमिनेंट फॉर्म या रिसेसिव फॉर्म, ठीक। डोमिनेंट फॉर्म वो होगी जो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करे। अगर हम कह रहे हैं कि एक जीनोटाइप कैपिटल A स्मॉल a प्रेजेंट है और उसमें कैपिटल A अपना इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल A डोमिनेंट हो गया। तो अगर एक जीन की 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जिनको हम बोलते हैं एलील्स, तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। या तो किसी ऑर्गेनिज्म के पास में कैपिटल A हो, यानी कि एक क्रोमोसोम के पास में कैपिटल A और दूसरे के पास में भी कैपिटल A हो, या एक क्रोमोसोम के पास में कैपिटल A दूसरे के पास में स्मॉल a हो, या दोनों क्रोमोसोम्स के पास में स्मॉल a हो। इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, और इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस, ठीक। तो ये 3 टाइप के जीनोटाइप हमारे पास मिल सकते हैं। तो ए जीन के केस में ये है। अगर हम मान लें कि ए जीन ऑटोसोमल जीन, यानी कि इसके जो क्रोमोसोम्स, इसके जो जीन्स प्रेजेंट हैं ये ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमन में जो जीन्स हैं वो 46 जीन्स हैं टोटल, जिनमें से 44 तो ऑटोसोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से हैं? अगर हम मेल बोलेंगे तो X और Y, और फीमेल बोलेंगे तो दोनों कॉपी X की, ठीक है।
तो ये बातें थोड़ी बहुत जीन के बारे में, जिनके बारे में बात करते रहते हैं। कोई भी कैरेक्टर हमारी अंदर दिख रहा है, कोई भी ट्रेट हमें मिल रहा है, कोई भी फंक्शन हमारा हो रहा है, वो सबको अल्टीमेटली जीन्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमारे हेयर्स का कलर ब्लैक है तो भी हमारे जीन्स की वजह से अल्टीमेटली, अगर किसी के हेयर का कलर ब्राउन है तो उसमें जो जीन्स की कॉपी प्रेजेंट है, जो एलील प्रेजेंट है, उसकी वजह से किसी का जो भी कैरेक्टर है वो सब अल्टीमेटली उसके जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इफेक्ट जीन्स का आता है। और जीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो हमारे ऑटोसोम्स के ऊपर या हमारे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। सेक्स ऑटोसोम्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हर एक जीन की 2 एलील्स हैं। उन एलील्स की हेल्प से हम देख सकते हैं कि जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं। या तो जीनोटाइप कैपिटल ए होगा, या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, या स्मॉल ए स्मॉल ए होगा। यानी कि अगर हम बोलें तो हो सकता है कि अगर ये 2 जीन्स, अगर ये दोनों क्रोमोसोम है, मान लिया नंबर 1 क्रोमोसोम है ये, तो हो सकता है कि इसकी एक कॉपी पे कैपिटल ए हो, दूसरी पे भी कैपिटल ए हो सकता है कि एक पे कैपिटल ए, एक पे स्मॉल ए हो, तो हेटेरोजाइगस बन जाएगा। हो सकता है दोनों पे स्मॉल ए हो, तो हम बोलेंगे कि ये होमोजाइगस सॉरी रिसेसिव कंडीशन शो कर रहा है। अगर हम एक्स लिंक्ड के बारे में बात करें, अगर हम सेक्स लिंक्ड जीन के बारे में बात करें और हम बात करें पहले मान लिया मेल की, तो मेल में कंडीशन है XY। ठीक, तो अगर कोई जीन X पे प्रेजेंट है, यानी मान लिया कि ये कोई D जीन है और ये क्रोमोसोम X पे प्रेजेंट है, और इस D जीन की 2 कॉपी, या तो कैपिटल D या स्मॉल d, तो मेल में 2 कंडीशन पॉसिबल हैं केवल, क्योंकि इसके पास में एक ही X है, तो या तो इसके पास में कैपिटल D होगा या इसके पास में स्मॉल d होगा। यानी क्या, तो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा या स्मॉल। कभी भी हेटेरोजाइगस जैसी कंडीशन डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास में क्रोमोसोम ही एक है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें अल्टीमेटली फीमेल्स की, साथ साथ चलते रहो, पूरा भर जाएगा, तो बाद में फिर पता नहीं चलेगा कहाँ से चीज़ें कहाँ जा रही हैं। मान लिया यही जीन है कैपिटल D जीन, जिसकी 2 फॉर्म है, कैपिटल D या स्मॉल d। अब फीमेल में इसके लिए 3 कंडीशन पॉसिबल हैं, क्योंकि फीमेल के पास में 2 X क्रोमोसोम है। मान लिया हो सकता है कि दोनों X के पास में कैपिटल D हो सकता है दोनों X के पास में एक कैपिटल D एक स्मॉल d हो, और हो सकता है दोनों X के पास में स्मॉल d और स्मॉल d हो। तो ये बन जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, ये बन जाएगा हेटेरोजाइगस, और ये बन जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक, तो ये पूरा केस है हमारा, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जेनेटिक्स की, इनको पढ़ना पड़ेगा अगर पेडिग्री के बारे में पढ़ना है तो अभी एक समरी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे की बात करेंगे। 3-4 पार्ट में हम पेडिग्री ख़त्म करेंगे। क्लासरूम में तो हम लोग इसको 6-7 घंटे पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं CSR के आए हुए, या फिर और भी जो अच्छे अच्छे केसेस बन सकते हैं वो सब पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे भी कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके करें। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? किसी भी कैरेक्टर, किसी भी ट्रेट या किसी भी डिसऑर्डर का पैटर्न पता करने के लिए कि वो उसका पैटर्न क्या है इनहेरिटेंस का, वो ऑटोसोम्स पे है या वो सेक्स क्रोमोसोम पे। सेक्स क्रोमोसोम पे तो वो एक्स क्रोमोसोम पे, वाई क्रोमोसोम पे। अगर वो डिसऑर्डर ऑटोसोम्स या एक्स क्रोमोसोम वाई किसकी वजह से भी हो रहा है, तो वो डोमिनेंट की वजह से हो रहा है या फिर रिसेसिव एलील की वजह से हो रहा है। पेडिग्री को पढ़ने के लिए हम लोग को सिंबल यूज़ करते हैं, स्क्वायर मेल के लिए, सर्कल फीमेल के लिए। अगर इनको फिल कर दिया जाए तो हम बोलेंगे कि वो ट्रेट या वो डिसऑर्डर दिख रहा है। अगर हमें किसी इंडिविजुअल का सेक्स नहीं पता है तो हम बोलेंगे कि उसका सेक्स अननोन है। हम मैरिज को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेनी के लिए। ये सन है, ये डॉटर है, ये सन है, इसको बोलते हैं हम लोग शिप लाइन। अगर हम किसको बीच में से कट करा देते हैं हम, इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है। अगर बीच में हम डॉट लगा दें तो हम बोलेंगे कैरियर है, लेकिन अपने लेवल पे ऐसा फॉर्म कभी देखने को नहीं मिलती। नॉर्मल यही देते हैं, इन्हीं में से हमको पता करना होता है कि वो कैरियर है या नहीं है।
ठीक है। एक चीज़ और आती है कि अगर हमें जनरेशन पता करनी है, तो अगर हम जनरेशन देखते हैं तो हम जनरेशन को नंबरिंग देते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस तरीके से, यानी कि रोमन न्यूमेरिकल में। और अगर हमें इंडिविजुअल को नंबरिंग देनी होती है एक जनरेशन में, तो हम देते हैं उनको नॉर्मल 1 2 3 इस केसेस में जितने भी होते हैं, यानी कि इधर देखो तो 1 2, इधर देखो तो 1 2 3। तो अगर जनरेशन हम देख रहे हैं तो हम बोलेंगे रोमन में, और नॉर्मल हम बोलेंगे एक जनरेशन के अंदर नॉर्मल अपने 1 2 3 नंबर्स में, ठीक। फिर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही पढ़ने होते हैं अल्टीमेटली। तो 2 टाइप के हो सकते हैं, तो क्लासिकल या नॉन क्लासिक। क्लासिक जेनेटिक डिसऑर्डर वो हो सकते हैं जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, इनके जीन्स या तो ऑटोसोम पे प्रेजेंट होंगे या एक्स या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। ऑटोसोम पे होंगे तो हो सकता है कि वो डिसऑर्डर डोमिनेंट जीन की वजह से आ रहा हो तो हम बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। हो सकता है वो डिसऑर्डर रिसेसिव जीन की वजह से आ रहा हो तो हम बोलेंगे कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। हो सकता है कि उसके जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकता है एक्स पे प्रेजेंट हो, तो एक्स लिंक डोमिनेंट या वाई लिंक डोमिनेंट या एक्स लिंक रिसेसिव, कोई भी कंडीशन आ सकती है। नॉन क्लासिकल वो होते हैं जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग उनका इनहेरिटेंस या ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी जीन्स होते हैं। तो जब हम मैटरनल इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इसका केस भी हम पढ़ेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर थोड़ी बहुत हमें आइडिया होना चाहिए जीन्स के बारे में। जीन क्या है? जीन केवल एक डीएनए का सीक्वेंस है जो ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बनाएगा। हो सकता है आरएनए बनाए जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, और अल्टीमेटली उनसे हमारा कोई भी कैरेक्टर या कोई भी ट्रेट डिसाइड होगा या वर्क करेगा। मान लिया हमारे पास में कोई ए जीन है जो ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसकी 2 फॉर्म हमारे पास हो सकती हैं, या तो डोमिनेंट फॉर्म होगी या रिसेसिव फॉर्म होगी। हो सकता है क्योंकि हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं उस जीन को रखने के। हो सकता है कि एक क्रोमोसोम पे हम लोग कैपिटल ए रख दें, दूसरे पे भी कैपिटल ए रख दें, तो बन जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। हो सकता है कि हम दोनों के ऊपर स्मॉल ए रख दें, तो हम बोलेंगे कि होमोजाइगस रिसेसिव है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए और एक क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए रख दें, तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस, ठीक है। ह्यूमंस के पास में 46 क्रोमोसोम है, 44 ऑटोसोम्स हैं, जिनमें 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। अगर मेल होगा तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होंगे, फीमेल होगा तो एक्स और एक्स होंगे। अगर मेल के अंदर हम देखें एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के बारे में, एक्स लिंक्ड जीन के बारे में, तो 2 ही चीज़ पॉसिबल हैं, या तो क्योंकि मेल के पास में केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, तो या तो उसके पास में कैपिटल डी ही होगा या उसके पास में स्मॉल डी होगा, उसके पास में कोई हेटेरोजाइगस जैसी कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं। फीमेल के केस में पॉसिबल है क्योंकि फीमेल के पास में दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो उसके पास में सेम ऑटोसोम जैसा केस आ सकता है कि या तो दोनों प्रेजेंट होंगे कैपिटल डी या दोनों स्मॉल डी, या फिर हेटेरोजाइगस कैपिटल डी और स्मॉल डी, ठीक है। ये है पेडिग्री का बहुत बेसिक। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, इन सब के बारे में एक बार। उसके बाद हम फिर आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट देखते चलिए, तभी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।